जी, आवाज जा रही है ना सबको? यस सर। यस सर। क्वेश्चन जो हो लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। और थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है तो टाइम लगेगा, तो इसीलिए अभी स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रश्न हो लास्ट में पूछ लेना, कोई दिक्कत। अर्जेंट हो तभी माइक अनम्यूट कीजिए। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। डायबिटीज मेलाइटस, ये पता है, मतलब देखा जाए तो ये ऐसा एक डिसऑर्डर है ना कि आज के डेट में 10 में से एक पेशेंट मतलब व्यक्ति को मिल ही जाता है डायबिटीज। ये बहुत ही आजकल नॉर्मल हो गया है। और इंडिया में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बताओ कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा ये पेशेंट मिलते हैं? हैव यू एनी सर आइडिया? गुजरात स्टेट में। गुजरात में सर। गुजरात में? वहाँ बहुत लोग मीठा खाते हैं, गुजरात सर। दाल में सब्जी में बहुत मीठा खाते यस सर। हैं, ठीक है। चलिए। डायबिटीज मेलाइटिस क्लिनिकल क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपरग्लाइसीमिया। ये वर्ड हमने आपको बताया, बताओ क्या होता है हाइपरग्लाइसीमिया? बताया था ना क्या होता है हाइपर हाइपरग्लाइसीमिया? मतलब ज्यादा। हाइपर 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 मतलब मतलब बढ़ ज्यादा। जाना, ग्लूकोज का लेवल बढ़ ज्यादा जाना, ठीक है, इंसुलिन हाइपर है। लगता है सर। और यहीं पे अगर हाइपो होता तो कम। कम। रिड्यूस होना सर। ग्लूकोज का लेवल बॉडी में लो हो जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डायबिटीज मेलाइटिस एक क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू एन ऑब्सोल्यूट डिफिशियंसी और रिलेटिवली डिक्रीज्ड रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन। चलो, अब इंसुलिन क्या होता है बताइए, कहां से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है? एनाटॉमी में पेंक्रियास में पेंक्रियास आपने पढ़ा होगा। पैनक्रियास की बीटा सेल से सिक्रेशन बीटा होता सेल, है सर। करेक्ट, बहुत अच्छा, बीटा सेल। वेरी गुड। पेनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। अब पेनक्रियाज कौन सा ग्लैंड है ये बताओ, इंडो या एक्सो? सर इंडो एक्सो दोनों है। दोनों है सर, ये उभय है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लगता है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है एनाटॉमी। पेनक्रियाज क्या है, दोनों ही के जैसा वर्क करता है, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया इज इंक्रीज्ड प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द हाइपर। हाइपर लग गया है, इसलिए यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। जहां पे हाइपो हो वहां पे क्या हो गया, ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाना, हाइपोग्लाइसेमिया। ऑब्सोल्यूट डिफिशियंसी इज नो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ऑब्सोल्यूट डिफिशियंसी जहां पे मैंने वर्ड किया था ना, क्या होता है, या तो कम बनेगा इंसुलिन का मात्रा पेनक्रियाज से, या तो फिर नहीं बनेगा। ये दो चीजें होती हैं। इसके वजह से इसी सिम्टम्स को कहते हैं डायबिटीज हो गया है, क्योंकि प्रॉपर जो है हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज को, जो इंसुलिन जो बनता है, प्रॉपर ग्लूकोज को हमारे बॉडी में यूज नहीं कर पाता है वो, और वो यूरिन के माध्यम से या पसीने के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है, बॉडी में वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं करता। इसलिए बॉडी बहुत वीक होने लग जाता है, कई सारे सिम्टम्स, फैटिक्स आने लगता है, थकान होने लग जाती है, कई सारी चीजें, सिम्टम्स हमारे बॉडी में दिखना शुरू हो जाता है, एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि ये क्या है, ग्लूकोज हमारे बॉडी में लगता ही नहीं है। इसीलिए तो इसको कहते हैं मधुमेह। मधु मतलब क्या, ग्लूकोज, शुगर, में मतलब बह जाना, बाहर निकल जाता है वो, यूज नहीं होता वो हमारे बॉडी, ठीक है। इसलिए बार बार यूरिनेशन होते रहता है, बहुत जिनको डायबिटीज रहेगा उनको बहुत यूरिनेशन होगा वो। तो कहता है एब्सोल्यूट डिफिशियंसी इज नो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस इनसफिशियंट इंसुलिन। ये दो टर्म्स हमने ऑलरेडी यहाँ डिफिनेशन में लिखा था, इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जो बॉडी में, ये देखो मस एक, ये इस तरह से चेक करते हैं, ये आपने देखा होगा, ये इंस्ट्रूमेंट देखा है ना, शुगर यस लेवल को सर। चेक करते हैं।
हल्का से पिंच करो और फिर वो निकल के आ जाता है। अभी आप देख सकते हो, जिनको डायबिटीज रहता है वो उनके घर में ये रहता ही है। इसका एक लेवल होता है, फिर हमें पता चलता है कि भाई डायबिटीज है कि नहीं है। इस तरह से एक रेशियो मापदंड उसका दिया हुआ है, एक रेंज दिया हुआ है। ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ ग्लूकोज लेवल, जो ग्लूकोज लेवल का जो एक नॉर्मल वैल्यू होता है, एक तो अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं उस टाइम पे 60 to 90 mg/dl, डेसीलीटर इसको कहते हैं। ठीक है। तो फास्टिंग, जब इंसान फास्ट कर रहा होता है, अगर उस टाइम पे उनके ग्लूकोज लेवल को चेक करो तो वो कितना आएगा, 60 to 90 mg/dl। ऑब्वियसली जब आप कुछ नहीं खाते हैं, कुछ इनटेक नहीं ले रहे हैं, भोजन नहीं ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज लेवल तो डाउन होगा ही। तो 60 to 90। पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज 90 to 120 mg/dl होता है। इस टाइम पे मतलब जैसे कि पोस्ट पेरेंडियल होता है खाने के बाद। आप जब आप खाना खा लियो तो ऑब्वियसली आपका जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी में बढ़ जाएगा। तो 90 to 120 mg/dl होता है, ये रेशियो आप याद रखना। और रैंडम ग्लूकोज, अब कभी भी दिन भर में कभी भी आप चेक कर लो, उस टाइम पे जो रेशियो निकल के आता है वो होता है 125 to mg/dl। क्यों? देखो, खाना के तुरंत बाद तो तुरंत तो बॉडी में ग्लूकोज तो तुरंत नहीं बनेगा, थोड़ा सा बनेगा, इतना नहीं बनेगा। टाइम लगता है उसको कन्वर्ट होने में, भोजन को फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होने टाइम लगता है। और जब दिन में कभी भी जब आप इसको चेक करते हैं, रैंडम आप चेक कर लिया, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली आपका बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। और उस टाइम पे ये जो रेंज है 125 to 150 mg/dl होता है। ओके, क्लियर है? अब आता है नॉर्मल वैल्यू काउंट कि ग्लाइको होमोग्लोबिन, फिर जीएचबी, एमजीडीएल क्या है? होमोग्लोबिन चेक करते हैं। हाँ जी। मिलीग्राम। जो होमोग्लोबिन चेक करते हैं, ब्लड आप देते हो ना, उसी से तो ब्लड दे के उसमें हम जो शुगर लेवल चेक करते हैं, तो कितना उसमें होमोग्लोबिन, जैसे कि नॉर्मल जो वैल्यू होता है, जो हेल्दी पर्सन है उसमें नॉर्मली 4 से लेके 5.6% होना चाहिए। टेल्स एवरेज लेवल ऑफ ब्लड शुगर ओवर द पास्ट 2 to 3 months में नॉर्मल जो वैल्यू होता है 4 to 5.6%। प्रोन टू बिकम डीएम, आप जैसे डायबिटीज से जस्ट पहले का, जब मतलब इसको बोल सकते हो प्री डायबिटिक, 6.5 to 7.5%। अगर इस रेंज में है तो आपको समझ लो अवेयर होने की आवश्यकता है, सतर्क हो जाइए। ठीक है। इसको कहते हैं ग्लाइको होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन मतलब होमोग्लोबिन में ग्लूकोज की मात्रा। अंडरस्टूड? तो ये है आपके प्री डायबिटिक, आप समझ सकते हैं इसको, प्रोन टू बिकम ए डायबिटीज, पहले का जो डायबिटीज से जो पहले का जो है, जस्ट बिफोर। और जैसे ही आप 7.5% क्रॉस कर जाएंगे तो कंफर्म हो जाता है कि भाई आप डायबिटिक हो, डायबिटिक पेशेंट हो। ठीक है, ये रेंज है, ये यू हैव टू रिमेम्बर दिस वन। आपको इसको रेंज याद रखना है कि क्या रेंज क्या होता है। नॉर्मल होता है 4 to 5.6, 6.5 to 7.5 तक प्री डायबिटिक, आप समझ सकते हो। मतलब इस टाइम पे क्योर किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन एक बार कंफर्म हो गया डायबिटीज तो बड़ा मुश्किल होता है इसको ठीक करना। प्रिविलेंस ऑफ डायबिटीज, आप देखो इंडिया में कैसा प्रचलन है डायबिटीज का, मतलब इतना तेजी से जो फैल रहा है डायबिटीज आज के दिन। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल देखो कितना सिडेंट्रिक हो गया है। ना हम खान पान पे ध्यान देते हैं, ना अपने फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान देते हैं। कुछ भी, कुछ भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, तो वो हमारा दिमाग खराब कर देता है। एक तो अलग ही पता नहीं कितना ज्ञान लेके बैठा है यूट्यूब पे, तो हमारा दिमाग भी डाइवर्ट हो जाता है। ये खाओ, वो खाओ, ये नहीं खाओ, वो खाओ, और फालतू की चीजें खाते हैं बाहर। फिर प्रॉपर वर्कआउट नहीं ले रहे हैं, कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल बिल्कुल खराब है। तो जिसके वजह से ये डिजीज जनरली आजकल होने लगा है, जैसे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर।
The incident of disease is increasing. It is estimated that 415 million people had diabetes in 2015 में ये जो सर्वे आया था कि भारत में 415 मिलियन लोग जो है डायबिटिक के शिकार थे, एंड दिस फिगर इज एक्सपेक्टेड टू रिच द 642 मिलियन 2000, मुझे लग रहा है इसको भी क्रॉस कर जाएगा 2040 में। ये जो सर्वे है 642 मिलियन तक चला जाएगा। क्लासिफिकेशन किया गया है दो भागों में इसको, एक तो प्राइमरी में और दूसरा है सेकेंडरी में। प्राइमरी को भी दो टाइप में बांटा है, सब टाइप। टाइप 1 जुवेनाइल डायबिटीज। जुवेनाइल का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा ना, जुवेनाइल कोर्ट है, क्या होता है जुवेनाइल? किड, आई मीन बच्चे। सर ये जेनेटिक रहता है, जुवेनाइल डायबिटीज जो रहता है पारिवारिक रहता है, बच्चों में ज्यादातर जुवेनाइल बोलते हैं ना, जुवेनाइल कोर्ट मतलब बच्चों का, ठीक है, ये बच्चों में ज्यादा होता है, ये बर्थ के टाइम पे ज्यादा होता है। और टाइप 2 हम पढ़ेंगे आगे। सेकेंडरी में ये होता है पैनक्रियाटिक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर, ये सेकेंडरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। टाइप 1 जो होता है is an absolute deficiency of insulin and require an insulin replacement therapy। ये थोड़ा ज्यादा डेंजर है। इसमें क्या है, डायरेक्ट आपको रिप्लेसमेंट कराना, इंसुलिन आपको लेना पड़ेगा डायरेक्ट, ठीक है, बाहर से ही, आपकी बॉडी में बन ही नहीं रहा है। एब्सोल्यूट डिफिशियंसी अभी बताया था ना क्या होता है। एब्सोल्यूट डिफिशियंसी का क्या मतलब है, बनता ही नहीं है इंसुलिन बॉडी में, तो हम क्या करते हैं, बाहर से इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन का, तब जाके इसी को कहते हैं इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, IDDM, ठीक है, समझ गए ना। टाइप 1 क्या है, एब्सोल्यूट डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, और इसी में हम IDMM, ये टर्म याद रखना, रिप्लेसमेंट थेरेपी कहलाता है, इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, बाहर से लेते हैं इंसुलिन, इसमें कंप्लीट बनता ही नहीं है। सेकेंड में क्या है, सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इज मेंटेन एंड लेवल ऑफ इंसुलिन ऑफ ऑफन हायर देन द पीपल हु आर नॉट डायबिटिक। ये इंसुलिन बनेगा, अब इसमें इंसुलिन प्रॉपर मेंटेन नहीं रहता, या तो ज्यादा बन जाएगा या तो कम बन जाएगा, मतलब वो मेंटेन नहीं है। And level of insulin is often the higher than the people who are not diabetic. There is an insulin resistance and it can be treated without the replacement therapy. इसके बॉडी में बनता है बट ये कम बनेगा या तो बहुत ज्यादा एक्सेस बन जाएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है ये। But 20% of this type of patients ultimately develop insulin deficiency and requires IRT, insulin responsiveness test। ये टाइप 2 के अंतर्गत आता है। अदर टाइप्स क्या होता है, जेनेटिक डिफेक्ट्स ऑफ बीटा सेल फंक्शंस, जेनेटिक डिफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन एक्शन, पेनक्रियाटिक डिजीज, एक्सेस ऑफ endogenous production of hormonal antagonists to the insulin, drug induced associated with genetic syndrome, गैस्ट्राइटिस, कई प्रकार के, देखो डायबिटीज में ना कई सारे रीजन की वजह से, आप जैसे किनको पेनक्रियाटिक डायबिटीज होता है, किसी को ड्रग्स इंड्यूस की वजह से हो रहा है, तो वो या तो गैस्ट्रोटेनस डायबिटिक मेलाइटस है, तो जिस रीजन से हो रहा है ना, ठीक है, जिस रीजन से हो रहा है तो वो उस रीजन के अकॉर्डिंग, जैसे पेनक्रियाटिक डायबिटीज है, पेनक्रिया मतलब उसमें प्रॉपर नहीं बनना, इसकी वजह से इसको कह दिया पेनक्रियाटिक। या अदर टाइप से, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं, बट मैंने एक मेंशन कर दिया था कि एटलीस्ट आपको थोड़े बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए कि अलग टाइप भी है। कारण क्या हो सकता है डायबिटीज मेलाइटस का, या तो एक जेनेटिक होगा, मैंने फिर वही जेनेटिक में कैसे बताया, दोनों पेरेंटल या मैटरनल साइड से भी आ सकता है, इन्वायरमेंटल की वजह से, एज फैक्टर है उसके वजह से भी होता है। बहुत लोग देखना ज्यादा ओल्ड एज में जाके होता है डायबिटीज, ठीक है, डाइट प्रॉपर नहीं है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, अंडर एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं है, जीरो एक्टिविटी है, तो भी आपको डायबिटीज होगा, हो सकता है, और स्ट्रेस,
तो ये महात्मा हर जगह पहुंच जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, तो ये तो सारे ही स्ट्रेस जो है सारे ही बीमारियों का जड़ है, इसलिए स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है। क्लासिफिकेशन फीचर्स में है कि एज ऑनसेट, टाइप 1 जो होता है जनरली 40 से पहले के एज में होता है। ठीक है, और टाइप 2 जो होता है वो ओल्डर एज में ज्यादातर होता है। ड्यूरेशन ऑफ ऑनसेट, ये लक्षण कब दिखने लग जाते हैं टाइप 1, वो विद इन वीक्स या 10 डेज के अंदर आपको ये लक्षण प्रकट होने लग जाएगा बॉडी में। और ये ओवर पीरियड ऑफ मंथ जो है, मंथ 2 मंथ के अंदर ये लक्षण दिखना शुरू हो जाता है, इवन ईयर्स भी लग जाते हैं समटाइम्स। बॉडी वेट इसमें नॉर्मल रहता है या तो कम रहेगा। टाइप 2 में क्या रहेगा, ओबीस रहेगा। ओबेसिटी जिनको ज्यादातर रहती है उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज होता है। ओके, टाइप 1 या तो नॉर्मल रहेगा तो कम रहेगा, लो रहेगा। कीटोनूरिया इसमें प्रेजेंट रहता है, इसमें नहीं है। कीटोनूरिया का क्या मतलब होता है, यूरिन में कीटोन का ज्यादा मात्रा बन जाना, जैसा कीटोनेरिया, हाई लेवल ऑफ कीटोन इन द यूरिन। ठीक है, और इस कंडीशन ये कब होता है, डायबिटीज के कंडीशंस में ज्यादा होता है। इसलिए तो ज्यादातर यूरिनेशन के लिए जिनको डायबिटीज रहता है उनको ज्यादा यूरिनेशन होता है। ठीक है, और ये खासकर जो होता है कीटोनूरिया जो होता है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे ज्यादातर देखने को मिलता है, मैक्सिमम प्रेगनेंसी टाइम पे फीमेल में। विथ इंसुलिन ये देखो, अगर इसमें तो बनता ही नहीं है, ठीक है, नहीं रहेगा तो फिर डेथ हो जाएगा, इसलिए आपको इंसुलिन लेना है। और इसमें नो, बाहर से मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आपके बॉडी में ही उसको मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, बाहर से कुछ इंसुलिन टाइप 2 में नहीं लगता, अपने शरीर में ही उसको रेगुलेट करना है, इंसुलिन को मेंटेन करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज, डाइट, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करके टाइप 2 को। ठीक है, ऑटो एंटीबॉडीज इसमें पॉजिटिव रहता है और इसमें नेगेटिव रहता है। ऑटो एंटीबॉडीज का क्या मतलब होता है, हम्म, कोई बता सकता है? अपने सर आप जो ऑटो एंटीबॉडीज मतलब जो शरीर से बाहर के कोई तत्व हमला करते हैं तो शरीर उसके लिए लड़ने के लिए एक जो पदार्थ बनाता है उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। तुरंत और क्षमता ऑटो, यस, यस सर, और ये क्या है, इम्यून एक प्रकार सिस्टम। प्रोटीन्स दैट अटैक्स द बॉडीज ओन सेल टिश्यूज एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो एंटीबॉडीज हमारे बॉडीज में जो है इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है। कॉम्प्लिकेशंस, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसमें 25% की कॉम्प्लिकेशन है। फैमिली हिस्ट्री अनकॉमन है, इसमें कॉमन होगा। अदर ऑटोइम्यून डिजीज में कॉमन, इसमें अनकॉमन। जैसे मैंने कुछ कुछ एक्स्ट्रा इसमें मेंशन करा है, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग मत पढ़ो, इसलिए मैंने बहुत कुछ इसमें ऐड ऑन करके। वैसे तो देखा जाए ज्यादातर क्या पूछेगा एग्जाम में, एग्जाम में यही पूछेगा, अगर डायबिटीज से है तो भाई सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके बाद उसके रीजन क्या है, कॉजेस क्या है, योगा थेरेपी क्या होता है, टाइप्स क्या है, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बाकी चीजें भी। रेंज क्या होता है, राइट, रेंज क्या होता है, ये सब के रिगार्डिंग आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डायबिटिक पेशेंट, सिम्टम्स में पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पिया, पॉलीफेसिया, वेट लॉस, वीकनेस, नोसिया, वोमिटिंग, लेग क्रैम्प्स एंड ब्लड विजन, एब्डोमिनल पेन होता है। ठीक है, पॉलीयूरिया आपको बताया ना कि ज्यादातर यूरिनेशन हुआ, इसमें ज्यादा पेशाब आना। पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है, ज्यादा पेशाब प्यास आता है। उनको देखना जिनको डायबिटीज, उनको बहुत प्यास लगा, बहुत भूख भी लगती है, वो पॉलीफेसिया, उनको बहुत भूख लगती है, लगा कि हंगर उनको बहुत लगता है, ज्यादा खाना खाए। वेट लॉस होता है, इस टाइम में वीकनेस रहेगा क्योंकि तो ऑब्वियसली ग्लूकोज बॉडी में लग नहीं रहा है। इसका नौसिया, मिचली भी आएगा, वोमिटिंग फील होगा, पैरों में क्रैम्स आते हैं, ब्लड रीजन होगा, दिखना भी धीरे धीरे कम होने लगता है, पेटों में भी दर्द होगा। और क्या हो सकता है इसके अंदर, जैसे कोई अ, जख्म हो गया है, वोंड है, तो वो
लेट से रिकवर करेगा, साइन में दिख जाएगा वो। हाँ, डिहाइड्रेशन होता है इस टाइम पे, इसलिए प्यास बहुत लगती है। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन में क्या होता है कि उस टाइम पे एक तो बताया था ना, हाइपर और हाइपो, दो चीजें हैं। हाइपो, हाइपर में क्या होता है, हमारा हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। इस टाइम में बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, मतलब कि एक काम करने का मन नहीं करेगा, बड़ा सुस्त हो जाता है। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, ठंडा फील होगा, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि हमें ठंड सी लग रही है। टैचिकार्डिया, एयर हंगर, स्मेल ऑफ एसीटोन, इसमें कोई स्मेल पंजेंट जो होता है ना, ऐसे कुछ तरह के स्मेल जो होते हैं वो फील होता है। जैसे कि लड़कियां जो होती है ना, हेयर रिमूवर, हेयर जो नेल पॉलिश रहते हैं ना, नेल पॉलिश, उसके स्मेल देखना, बहुत अलग तरह के स्प्रिट जैसा स्मेल रहता है, वो फील होता है। ठीक है। और टैचिकार्डिया में आपको जैसे कि टैचिकार्डिया का मतलब क्या होता है, ये कार्डिक से हार्ट रिलेटेड है। क्या चीज, हार्ट फास्ट धड़कन हार्ट बढ़ना। रेट। नहीं, ये हाँ, हार्ट रेट टाइपिकल फास्ट हो जाना। इसके बाद और क्या, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में जैसे कि टेम्परेचर सडन ड्रॉप हो जाता है बॉडी का, डेंजरसली, उस टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, डेलेरियम होता है। डेलेरियम का मतलब होता है कि कंफ्यूज थिंकिंग, इस टाइम पे कोई एक मेंटल एबिलिटी लॉस हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना। जैसे कोई रास्ता है, दो रास्ते जा रहा है, कंफ्यूज कर जाना कि हमें किधर जाना है किधर नहीं जाना है। रिड्यूस हो जाना, अवेयरनेस का क्या होता है, रिड्यूस, कम हो जाना, सर जैसे अवेयरनेस लॉक कम हो करके जाना। उसको भी बार बार चेक करते रहना। क्या, सर जैसे कोई लॉक किया है और उसको लॉक को हाँ बार बार चेक करते रहना। बिल्कुल, कंफ्यूज हो जाना, अवेयरनेस कम हो जाना। ठीक है, ये डेलीरियम होता है, कि स्पेलिंग का मिस्टेक है, डेलीरियम होता है। ड्रोजीनस होगा, ड्रोजीनस मतलब जिसको बड़ा नींद सी आएगी, स्लीपरी फील होगा, सुस्त, कोमा। ठीक है। और स्लो हीलिंग वोंड, कोई जख्म हो गया तो बहुत लेट उसको भरता है घाव, देखना आपने डायबिटिक आसपास अगर किन्हीं को होगा तो देखना, अगर वो कट भी जाता है ना तो जल्दी नहीं हील होता है वो। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन, बहुत जल्दी उनको इन्फेक्शन होता है, इसलिए उनको हाइजीन प्रॉपर फॉलो करना चाहिए डायबिटीज वालों को। How can we diagnose diabetes? If you have family history of diabetes and also suffer from some other risk factor mentioned above, then it always be advisable to screen yourself regularly. अगर इस तरह के सिम्टम्स या साइन देखने को मिलता है आपके फैमिलीज में या रिलेटिव्स में किसी को, तो उसको खुद भी स्क्रीन कर सकते हैं। जैसे ये आपको ने स्टार्टिंग में दिखाया था ना एक इंस्ट्रूमेंट, उससे आप खुद भी रेगुलर चेक कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और कहा जाता है कि डायबिटीज के लिए एक बार हो जाता ना, ठीक नहीं होता। जैसे लकड़ी में घून लग गया ना, लकड़ी को खा लेता, वैसे ये होता है शरीर में। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो अपने प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज के माध्यम से, लाइफ स्टाइल को ठीक करके। इसलिए कहा था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे अच्छा है कि भैया अपना प्रिवेंशन कर लो, उससे अच्छा है क्योर से। ज्यादा अगर मेडिकेशन पे जाओगे तो क्या होगा, किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज करो, तो ज्यादा मेडिसिन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर आप कम कर सकते हो। सो इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल फॉर स्क्रीन योरसेल्फ फॉर डायबिटीज। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट इज सिंपल रिलायबल टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस द डायबिटीज। ये आप चेक कर सकते हैं, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। ठीक है। एक मिनट, ये रैंडम ग्लूकोज टेस्ट के अंतर्गत भी आता है। तो आफ्टर फास्टिंग ओवरनाइट for 8 hours, a sample of your blood is drawn to measure the glucose level। बिल्कुल से स्टार्टिंग मैंने रेंज एक बताया था आपको फास्टिंग का, इसके बाद खाने के बाद का, एंड देन रेंडम वाली, वो आप चेक कर सकते हो, वो रेंज को देख सकते हैं। मोस्ट पीपल हैव ए लेवल बिटवीन द 70 to 100 milligrams
ऑफ ग्लूकोज पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है, mg/dl, ये यूनिट था बताया था, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। रेंज नॉर्मल जो होता है हेल्दी पर्सन के लिए 70 to 100 mg/dl। लेवल ऑफ 126 mg/dl और हायर of two test confirms a diagnosis of the diabetes। 126 जैसे ही आप क्रॉस किया तो आपको भी सतर्क हो जाना है ना। योर डॉक्टर में डायग्नोज डायबिटीज इफ यू हैव ए सिंगल वेरी हाई फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल और हायर ग्लूकोज लेवल along with the diabetes symptoms। ये रेंज हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, ये ऐड कर दिया मैंने एक्स्ट्रा। कैसे ट्रीट कर सकते हैं? कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर इज द सिग्नल मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू कैन डू टू प्रिवेंट द लॉन्ग टर्म। कंट्रोल कीजिए अपने ब्लड शुगर लेवल को, सबसे बेस्ट है। इफ यू हैव टाइप 1 डायबिटीज यू मस्ट टेक द इंसुलिन। आप अगर टाइप 1 के अंदर आते हैं तो आपको इंसुलिन बाहर से लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर इंसुलिन तो बनता नहीं है, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज यू मे हैव एबल टू कंट्रोल द योर ब्लड शुगर विथ वेट कंट्रोल। अगर आप टाइप 2 के अंदर आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं किसके माध्यम से? वेट कंट्रोल करो, डाइट को, एक्सरसाइज करो, तो आपको प्रॉपर इंसुलिन बनना शुरू होगा और टाइप 2 को कंट्रोल कर सकते हैं, ये कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। एक चीज है कि टुडे मोस्ट पीपल यूज द सिंथेटिक इंसुलिन विद केमिकली आइडेंटिफाइड ह्यूमन इंसुलिन। अच्छा, आजकल सिंथेटिक इंसुलिन भी आ गया है और यू मे नीड टू कंबाइन दीज अप्रोचेस विथ मेडिकेशन। हाँ, और साथ में मेडिकेशन भी आप ले सकते हैं, आप जैसे डाइट को ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हैं और वे तो और साथ में मेडिकेशंस भी साथ में ले सकते हैं। तो लैब इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाओगे, वो कहेंगे चलो ब्लड टेस्ट करवाओ, कि किसके लिए? हाइपरग्लाइसीमिया टेस्ट, की भाई क्या है ब्लड में ग्लूकोज लेवल, उसको लिए। फिर यूरिया, यूरिन टेस्ट के लिए भी भेजते हैं, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस के लिए ब्लड टेस्ट कराया जाता है, यूरिन टेस्ट के लिए भेजेंगे आपको। क्या मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक, आप क्या क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करना, मेटाबॉलिक चेंजेस है उसको कंट्रोल करना है, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन को है उसको कंट्रोल कीजिए, मैनेजमेंट होता है। टू इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल, अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज कर ठीक करना, ये मैनेजमेंट में हो गया। मोर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट डायबिटीज, क्या क्या इंफॉर्मेशन है अभी देख लेते हैं। अनलाइक अदर डिजीज डायबिटीज कांट बी क्योर्ड। देखो बताया ना कि ये डायबिटीज ठीक नहीं किया जा सकता। अब रेयर अलग हो कि भाई नहीं हमने तो ठीक कर दिया है, वो मेंटेन रहता है, कंट्रोल रहता है। अगर आप प्रॉपर डाइट, अगर आपने फिर से लाइफ स्टाइल खराब किया, डाइट प्रॉपर नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करो, तो वो वापस से आ जाएगा, ठीक है। दिस कैन बी कंट्रोल एंड द पर्सन अफेक्टेड विद डायबिटीज कैन अफोर्ड टू हैव द नॉर्मल लाइफ इफ ही हैज मैनेज द। अगर वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है, जिनको डायबिटीज है वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है तभी जब वो अपने प्रॉपर लाइफ स्टाइल को, डाइट, एक्सरसाइज कर रहा है। तो मेनी फैक्टर, डाइट, अल्कोहल, एक्टिविटी, स्ट्रेस, इलनेस, मेडिकेशन एंड चेंजेस इन हार्मोन लेवल कैन अफेक्ट योर ब्लड शुगर। अब समझ में आना चाहिए कि भाई आपको मन में आएगा कि सर ये ब्लड शुगर को फिर कैसे इफेक्ट करता है। तो अगर आप डाइट अच्छे से नहीं लेते हैं, अल्कोहल ले रहे हैं बहुत, ठीक है, अल्कोहल की वजह से आपका फैटी लिवर बढ़ता है, लिवर पे भी असर पड़ता है। एक्टिविटी, लेस एक्टिविटी है, स्ट्रेस ले रहे हैं, कोई बीमार है, किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त है, तो भी लगातार आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? हमारे बॉडी में हार्मोन्स का इनबैलेंस होना शुरू हो जाता है। इसलिए तो हमने इस डिजीज का नाम पड़ा है इंडोक्राइनल डिजीज। इंडोक्राइन सिस्टम से ही तो हमारे बॉडी के जितने हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, दैट्स व्हाई द इंडोक्राइनल डिसऑर्डर। ये ब्लड शुगर लेवल को अफेक्ट करता है। बट यू कैन मॉनिटर योर लेवल विथ फ्रीक्वेंट ब्लड ग्लूकोज सेल्फ। आप इसको चेक करते रहना चाहिए। हर एक इंसान को ईयर में अपने ये ग्लूकोज लेवल को टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। होमोग्लोबिन टेस्ट करवाओ, ये सारा चीज, यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए, प्रॉपर है नहीं, ईयर में एक बार जरूर होना चाहिए टेस्ट, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। हाउ डज इंसुलिन हेल्प ट्रीट द डायबिटीज? अब इंसुलिन कैसे हेल्प करता है डायबिटीज, कैसे ट्रीट करता है ना?
Insulin lower blood sugar by allowing it to leave the blood stream and enter the cell. People with type 1 diabetes can't make their own insulin, ऑलरेडी डिस्कस करा है ना, और इसमें इंसुलिन बनता है, बट टाइप 2 में द पेशेंट बॉडी मेक्स इंसुलिन बट इज नॉट एबल टू यूज इट इफेक्टिवली। पता है, उसके अंदर बनेगा इंसुलिन बट उसको यूज नहीं कर सकता है वो, ठीक है, प्रॉपरली यूज नहीं कर पाता है, निकल जाता है हमारे बॉडी से बाहर। इसीलिए इसको मेडिसिन देकर टू कंट्रोल द ब्लड शुगर इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, यूजुअली वंस और ट्वाइस अ डे। व्हाट टू ईट व्हेन योर ब्लड शुगर लेवल इज नॉट नॉर्मल। अगर आपको नॉर्मल नहीं है तो कैसा भोजन लेना चाहिए? द डाइट प्लानिंग फॉर डायबिटीज इंक्लूड्स चूजिंग हेल्दी फूड्स, ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड एट द राइट टाइम। इसमें सबसे पहले डॉक्टर बोलेंगे अमाउंट फिक्स करो आप खाने का, ठीक है। आप वो ले रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट भी प्रॉपर लेना है, ज्यादा लोगे फिर वैसे उसके वजह से क्या होगा, आपके शुगर लेवल अप्स डाउन हो सकते हैं। तो राइट अमाउंट और एट राइट टाइम, सही टाइम पे लेना है। डॉक्टर बोलते हैं आप अगर 6 बजे खाना खा रहे हैं, शाम में डिनर ले रहे हैं तो 6 बजे ही लीजिए, 7, और कोशिश करते हैं कि वो पहले ले लो। फिक्स टाइम होना चाहिए खाने का और राइट अमाउंट होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट। रिमेंबर, मील प्लान्स डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डायबिटीज। अगर टाइप 1 है तो आपको फिक्स टाइम डेली टू ईट एंड अमाउंट एंड काइंड ऑफ द फूड इटन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या भोजन ले रहे हैं, ठीक है, कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ठीक है, ये सारे चीजें ध्यान में। और खासकर कहा जाता है कि जितना हो सके मिलेट्स वाले चीज यूज करो, कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके कम यूज करो, ठीक है। इसके बाद अलाउ टू फूड एंड इंसुलिन टू वर्क टुगेदर टू रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। टाइप 2 में क्या होता है, वेट कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 में तो वही तो बताया ना कि जो ओल्डर एज होता है उसमें ज्यादातर होता है 50 मोर देन 50 के एबव, और ओबीएस वाले को ज्यादा होता है जो ओबेसिटी के शिकार है, टाइप 2 डायबिटीज। तो आपको वेट कंट्रोल कीजिए, मेन है। बैलेंस डाइट लीजिए, सात्विक भोजन लीजिए, नॉनवेज को अवॉइड कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। योगिक मैनेजमेंट, एडवोकेट प्रिंसिपल्स ऑफ द लाइफस्टाइल। तो आपको अपने यम नियम का पालन करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने आसन कर लिया प्राणायाम के हो गया, नहीं, अपने डेली रूटीन्स प्रॉपर फॉलो करना है, यम नियम को पालन करना है, लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, हेल्थी डाइट लीजिए, प्यूरिफिकेशन मेथड जो सठ कर्म हमने बताया है वो करिए। शंख प्रक्षालन खासकर इसमें बहुत अच्छा काम करता है, शंख प्रक्षालन, लेकिन वो पर्सन पे डिपेंड करता है। सामने वाला का बॉडी अगर ऑलरेडी वीक है तो फिर शंख प्रक्षालन को नहीं कराना चाहिए। मौसम को देखते हुए कराना चाहिए, अगर ज्यादा ठंड है या बहुत गर्मी है तो नहीं कराना चाहिए, वेदर प्लीजेंट वेदर में कराना है इसको। आसन में स्वस्तिक वज्रासन, थोड़ा पेट वाले एक्सरसाइज करा दो, कोर वाले, जिसमें हेल्प करता है। सुप्त वज्रासन, त्रिकोणासन, पेट वाला, ताकि प्रॉपर क्या हो। क्यों पेट वाला कराते हैं बताओ, क्यों बोल रहा हूं मैं? तो ताकि हमारा पैंक्रियाज है उसका पैंक्रियाज एक्टिव करने के पैंक्रियाज लिए। पर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा तो एक्टिव होगा। प्रॉपर जो हमारे प्रॉपर बहुत अच्छे, प्रॉपर जो हमारे इंसुलिन बन रहा है कहाँ से, पेनक्रियाज, वो हमारे पेट में ही है, तो वो अच्छे से रेगुलेट हो पाए, इसकी वजह से हम पेट का एक्सरसाइज कोशिश करते हैं कि करना चाहिए अच्छे से, ताकि प्रॉपर रेगुलेट हो पाए, अच्छे से इंसुलिन का सिक्रेशन हो पाए, हार्मोन का सिक्रेशन हो पाए पेनक्रियाज, ठीक है। मारीच्यासन, ट्विस्टिंग वाले पोज है ना, मारीच्यासन हो गया, वक्रासन हो गया, ये सारे अच्छा काम करता है। पवन मुक्तासन हो गया, मंडूकासन हो गया। प्राणायाम में नाड़ी शोधन, सूर्य भेदी, उच्चाई, भ्रस्तिका और भ्रामरी, ये करना है। कूलिंग प्राणायाम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं इसमें, कि नहीं कराएं। कोशिश कीजिए कि जो हीटिंग एक्सरसाइज है, क्यों इस टाइम पे क्या होता है, आपके पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाता है, इसीलिए ऐसा एक्सरसाइज करवाइए जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करे,
जैसे थोड़ा सा वर्कआउट हल्का हो गया, बॉडी में पसीना थोड़ा सा आए, ठीक है, इस तरह की एक्सरसाइज, इसलिए सूर्य भेदी, जो बॉडी में हीट जनरेट हो वो कराना है। मुद्रा, महामुद्रा में उड्डयन, मुद्रा में महामुद्रा, उड्डयन बंद, विपरीत करनी, सम्मुखी मुद्रा, मेडिटेशन में सोहम कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस भी तो रहता है ना, तो ये सब चीजों से आपका स्ट्रेस कम होगा, शवासन, योग निद्रा, सोहम। ठीक है, ये यौगिक मैनेजमेंट हो गया हमारा डायबिटीज का। क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? एनीवन? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, अभी हम इसे ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ा देते हैं। आप लोगों के पास टाइम है ना? 15 मिनट दे सकते हो ना? जी सर। ठीक है, तो थायराइड हम पढ़ा देते हैं, वो भी हो जाएगा हमारा थायराइड। थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन आई थिंक आप, है ना, अब समय ले लूं आप लोग का ना, 15 मिनट? ठीक है, तो अभी हम जो है थायराइड देख लेते हैं, डायबिटीज हो गया है, दिख रहा है सबको? ये क्लियर है ना? चलो एक बार लंबी गहरी सांस ले लो आप लोग, आंख बंद कीजिए, जस्ट क्लोज योर आईज फॉर फ्यू मोमेंट, 20 सेकेंड के लिए बिल्कुल शांत होकर अभी जो पढ़ा है उसको ध्यान में लगाओ। पहले डायबिटीज हमने पढ़ा, सर ने क्या क्या चीजें बताई है, बिल्कुल शांत होकर एक बार सोचो, फिर थोड़ा सा ब्रेक, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, डीपली इनहेल, डीपली एक्सेल, एवरीवन क्लोज योर आईज। रिमेंबर, अभी हमने ज्यादा स्क्रीन टाइम देख लिया है तो थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए। आंखें बंद कीजिए जब तक मैं ना कहूं खोलने के लिए। सभी की आंखें बंद होनी चाहिए। सर, मुझे पता है कोई लोग एक आंख बंद करके देख रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं। मैं अपनी तीसरी आंख से देख रहा हूं आप लोगों को। समझ गए? तो बंद करके रखिए आंख, आंखें नहीं खोलनी है। डीप ब्रीदिंग, स्लोली स्लोली, डीपली इनहेल, slowly deeply exhale and keep a smiling on your face. चार्ज करो खुद को, एक पॉजिटिव एनर्जी से खुद को चार्ज करो। और लंबा गहरा श्वास नाक से लेना और मुंह से छोड़ना, बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है। एक बार फिर से नाक से श्वास लेना और धीरे धीरे मुख से श्वास छोड़ना है। लास्ट वन, एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास लीजिए और धीरे धीरे मुख से श्वास बाहर। आंखें बंद। फर्स्ट रब योर palm, put on your face, slowly come back। बहुत ठीक है, अभी हो गए चार्ज, वापस आ जाओ, आंखें खोल लो अब दोनों आंखें दिख रही हैं आप लोगों की। चलो बढ़िया। ठीक है, तो अभी देखो थायराइड दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। स्क्रीन विजिबल क्या दिख रहा है? थैरॉइड। गर्दन? अच्छा, थायराइड दिख रहा है। में दोनों ओर चलिए, थायराइड है। थायराइड की कहानी अब हम शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये।
ठीक है, थायराइड एक बार अगर आप अच्छे समझ गए तो जीवन पर्यंत याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, वैसे कुछ भी भूलने लायक नहीं है। देखो, हमारे शरीर में कई ग्रंथियां हैं, ग्लैंड है, पता है ना। कई इंडोक्राइनल ग्लैंड के अंदर ही ये थायराइड ग्लैंड आता है, और ये सबसे बड़ा ग्लैंड कहा जाता है, थायराइड ग्लैंड को कहा जाता है ना। एनाटॉमी पढ़ी होगी आप। इसके दो लोब्स होते हैं, ठीक है। ये देखो, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है ना, है कि नहीं। और इसी के पीछे होता है पाराथायराइड, जिसमें 4 लोब बने होते हैं, ठीक है। और ये थायराइड जो होता है किसके द्वारा रेगुलेट होता है, मास्टर ग्लैंड के द्वारा। और मास्टर ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कौन सा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, वेरी गुड। तो सबसे ऊपर ये, अगर पिट्यूटरी पापा हैं तो दादा कौन हो गए, हाइपोथैलेमस। ऊपर बैठे मुखिया है, वो सबको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो और ये हमारे टारगेट ऑर्गन से हार्मोन का सिक्रेशन कराते हैं, कौन, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। वो बाकी के ग्रंथियों से हार्मोन का सिक्रेशन कराने का काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कराता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वही थायराइड को भी रेगुलेट करते हैं। थायराइड से जो हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है उनको भी रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, पिट्यूटरी कर रहा है, ठीक है। अब थायराइड के अंदर इससे जो हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, इसमें कमी या ज्यादा होना ही थायराइड डिजीज कहलाता है। अब अगर ज्यादा हो गया, मेंटेन है तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा का सिक्रेशन हो गया, ठीक है, तो हाइपर थायराइड कहलाता है। अगर कम हुआ तो हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है, ठीक है। समझ में आया बात, नहीं आया समझ में, चलो अभी और समझाते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है। इसमें क्या होता है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इसमें वो होता है T3, T4 और कैल्सिटोनिन। आपके काम का है T3 T4 फिलहाल, कैल्सिटोनिन अभी भूल जाओ। ये हमारे थायराइड से स्टिमुलेट होता है, वो सिक्रेशन होता है, ठीक है। T3 T4, T3 को कहते हैं, इसको ट्राई आइडो थायरो थायरोनिन, ट्राई आइडो थायरोनिन। और T4 को कहते हैं टेट्रा आइडो थायरोनिन, जिसका दूसरा नाम है थायरोक्सिन। T4, T3 हो गया ट्राई आइडो थायरोनिन, T4 हो गया टेट्रा आइडो थायरोनिन, इसका अन्य नाम है थायरोक्सिन। ये होता है सिक्रेशन हमारे थायराइड ग्लैंड से। अब आता है, और ये हमें रेगुलेट करता है, कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ गए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड को मैसेज भेजता है, ठीक है। यही कंट्रोल करता है। अगर T3 T4 की मात्रा बढ़ जाए, थायराइड से अगर ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है T3 T4 को, तो पीछे से आ जाते हैं कान पकड़ के पिट्यूटरी चाचा कि भैया रुक जाओ। तो ये TSH सिक्रेट करता है, लेकिन इनको भी तो कोई मैसेज भेज रहा है। तो वो कौन भेज रहा है, वो भेज रहा है हाइपोथैलेमस भेज रहा है। ये क्या करता है, TRH रिलीज करता है। भाई आपकी आज के जमाने में क्या होता है, अगर आपको किसी को बुलाना हो तो आप क्या करते हो, उसके बारे में
व्हाट्सअप करते हो ना, मैसेज करते हो कि भाई यहाँ मिलना है, यहाँ आ जाओ। वैसे ही हाइपोथैलेमस ने मैसेज किया पिट्यूटरी को, किस फॉर्म में, टीआरएच के फॉर्म में मैसेज किया कि भैया थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, अब आपको रिलीज कीजिए टीएसएच और कंट्रोल कीजिए T3 T4 को, ये ज्यादा सिक्रेट कर रहा है। समझ गए? तो ऊपर, इसके भी ऊपर है हाइपोथैलेमस, जो टीआरएच सिक्रेट कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी टीएसएच रिलीज कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है थायराइड को, और थायराइड से जो रिलीज हो रहा है T3 T4, उसको कंट्रोल करता है ये। ठीक है? और फिर ये मैसेज भेजता है, ये चलता रहता है इस तरह से। ठीक है? थायराइड फिर वापस ये रिपीट होता है, मैसेज किया वो, फिर ऊपर मैसेज किया, फिर इस तरह से मैसेज का काम चलता है और ये हार्मोन रिलीज होते रहता है, मेंटेन रहता है। लेकिन अगर प्रॉपर इसी में गड़बड़ी आ जाए, हार्मोनल इनबैलेंस हो जाए, टीएसएच ही इनबैलेंस हो जाए, तो ये तो कंट्रोल नहीं करेगा ना। टीएसएच में ही प्रॉब्लम आ जाए, पिट्यूटरी में प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर ये रेगुलेट नहीं करेगा T3 T4 को। ये अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, ये तो घट रहा है तो घटेगा। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आया फंडामेंटल चीजें थायराइड की कहानी। और ये हमेशा रिवर्स रहता है, जब T3 T4 ज्यादा रहेगा, याद रखना, T3 T4 ज्यादा अगर है, मतलब हाइपर थायराइडिज्म का कंडीशन है। कोई बोल रहा था ना कि सर ये हाइपर, उस कल बातें हो रही थी, हाइपर थायराइडिज्म में बढ़ता है। क्या बढ़ रहा है? T3 T4 बढ़ रहा है, इसमें जो सिक्रेशन हो रहा है हार्मोन का, वो बढ़ रहा है। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है? घट रहा है। तो थायराइड से जो हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, वो घट रहा है। और हमेशा ये रिवर्स होता है टीएसएच के, इसीलिए तो मेंटेन करता है ये। अगर T3 T4 में ज्यादा हो रहा है तो टीएसएच कम हो जाएगा, याद रखना। ये कंडीशन है हाइपरथायराइडिज्म का। अगर T3 T4 कम है तो टीएसएच बढ़ जाएगा, ये फिर मेंटेन करता है। ये कंडीशन है हाइपोथायराइडिज्म का। ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी थायराइडिज्म। अब इसको मैं देख लेता हूँ आगे। इंडोक्राइन ऑर्गन सिचुएटेड एट द फ्रंट, एट द नेक ऑफ द थायराइड। थायराइड के सबसे आगे में ये जो है ऑर्गन जो है थायराइड, ये पाया जाता है। बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है, ये देखो, है ना, बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है। साइज वेरीज विथ एज, जेंडर एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। इसका साइज वेरी कर सकता है एज पे, कोई महिला या पुरुष पे डिपेंड कर सकता है, और या तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है कंडीशन। सीक्रेट्स T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन। ये जो थायराइड है ग्लैंड है, ये T3 T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। थायरॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होम्योस्टेटिस इन द बॉडी। थायरॉक्सिन बताया था अभी, बताओ थायरॉक्सिन किसका है, किसको कहते हैं? T4 को सर। यस, T4 को कहते हैं। ठीक है? और ये जो होम्योस्टेटिस है, ये हमारे बॉडीज में, ये आप यूं कहें कि होम्योस्टेटिस का मतलब फीडबैक सिस्टम, फीडबैक सिस्टम हाँ है जी, सर। फीडबैक सिस्टम, जहाँ हाँ कम जी, होता है उसको बैलेंस करता है, जहाँ ज्यादा होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है होम्योस्टेटिस के। बैलेंसिंग का समझ सकते हो, बॉडी बैलेंस करने का काम। अंदर जो ये एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस करता है। हाँ, सॉरी, यस, ठीक है। ये हमने बताया था हाइपोथैलेमस, ये सीक्रेट करता है टीआरएच, पिट्यूटरी करता है टीएसएच। ठीक है? ये और थायराइड करता है T3 T4। इस तरह से ये सर्कुलेशन चलते रहता है। अगर ये ज्यादा हो गया, मैसेज किया पिट्यूटरी को, फिर पिट्यूटरी से ऊपर से मैसेज आता है कि टीएसएच रिलीज करो, ये फिर रिलीज करता है, फिर मेंटेन किया, फिर ये इस तरह से क्रम जो है सर्कल में चलते रहता है। फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड क्या है? मेंटेन द बसल बेसल मेटाबॉलिक रेट,
हार्ट रेगुलेशन, इसके बाद ग्रोथ रेगुलेशन, मेंटल डेवलपमेंट, जो भी ये जो हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है उनको मेंटेन करने का काम करता है जो हमारे बॉडीज में है। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स हैं उसको भी रेगुलेट करेगा, हार्ट का रेगुलेशन को रेगुलेट करेगा, बासल मेटाबॉलिक रिज्म, बीएमआर कहते हैं इसको, बीएमआर ने सुना होगा। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या करता है, ये एक्सपैंड बाय द इंडिविजुअल एट द रेट एज ए रिजल्ट ऑफ नॉर्मल सेल्स ऑर्गन फंक्शन विद इन द बॉडी, बीएमआर। सेक्सुअल मैच्योरेशंस, होम्योस्टेटिस अभी जो बताया था, स्टेट ऑफ बैलेंस अमंग ऑल द बॉडी सिस्टम नीडेड फॉर द बॉडी टू सर्वाइव एंड द फंक्शन करेक्टली। बॉडी में जो भी फंक्शन चल रहा है ना उसको प्रॉपर मेंटेन करने का काम जो है ये करता है, इसको कहते हैं होम्योस्टेटिस। टाइप्स ऑफ थायराइडिज्म, दो प्रकारों में बांटा गया है इसको, एक तो हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म को थायरोटॉक्सियोसिस भी कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म इसका अन्य नाम है, आप इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे इसके अलग नाम से, थायरोटॉक्सियोसिस। इन दिस कंडीशन क्लाइंट सीक्रेट्स एक्सेस हार्मोन। कौन सा हार्मोन? T3 एंड T4 हार्मोन्स ये एक्सेस सीक्रेट करेगा। मोर कॉमन इन वुमेन, ये ज्यादातर जो होता है ना महिलाओं में ज्यादा, ये थायराइड जो जनरली महिलाओं में ज्यादातर होता है। का रेशियो है 8:1, हुज रेंजेस 30 to 50। ये रेंज है एज का, मतलब 30 से 50 साल की उम्र में ज्यादातर ये महिलाओं में देखने को मिलता है, और पुरुष की तुलना में ज्यादातर महिलाओं में ये देखने को मिलता है। थायरोटॉक्सिक इंडिविजुअल्स बिकम thin, tremulous, irritable, anxious, and even hysterical become the metabolism the raised. They experience a rapid heart rate। इस टाइम पे देखो क्या क्या होना शुरू हो जाता है, ये सिम्टम्स है माँ कि जिनको हाइपरथायराइडिज्म है उनमें हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पल्पिटेशन होना शुरू हो जाएगा, रैपिड सोलो रिस्पिरेशन, फ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट, मोशन आना शुरू होगा, ठीक है, एंड डायरिया, जो बार बार उनको वॉशरूम या इस तरह के आएगा वो, फ्लशिंग, हर्ट इंटॉलरेंस, वेट लूज होना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग आएगा, मेंस्ट्रुएशन डिस्टरबेंस आएगा, प्रॉपर टाइम पे मेंसेस नहीं आता फीमेल में, समटाइम्स बल्जिंग एट द आईज, आंखों में बल्जिंग सा फील हो जाता है, ठीक है, फूलना, है ना, आंख। तो ये सिम्टम्स थे हाइपरथायराइडिज्म। सच पीपल सफर द पैराडॉक्सल सिचुएशन इन विच दे फील द फैटिग्स, थकान भी बहुत होता है, लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी उसमें बहुत डाउन हो जाएगा, एंड ये टू कंपेल टू मूव अबाउट टू टॉक एंड द थिंग्स। वो ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करते, कम बातें करते हैं वो, फिर हाइपरटेंसिव। दे आर कॉन्स्टेंटली रेस्टलेस, वो उनमें चंचलता बढ़ जाती है, रेस्टलेस आना शुरू हो जाता है वो। द स्लाइटेस्ट रिमार्क में सेट ऑफ द इम्प्योरिटी एंग्री रिस्पॉन्सेस, गुस्सा चिड़चिड़ापन ज्यादातर होता है हाइपरथायराइडिज्म में। मेडिकल मैनेजमेंट क्या देते हैं इस टाइम पे? कार्बिमेजल या फिर सर्जरी करवाते हैं। हाइपो में जस्ट इसका रिवर्स होता है हाइपरथायराइडिज्म का। इस टाइम पे एक्सट्रीम ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ थायरोटॉक्सियोसिस occurring with either insufficient हार्मोन सिक्रेशन और इट्स कंप्लीट अब्सेंस। अब कौन सा हार्मोन? T3 T4 का हार्मोन का इनसफिशियंट सिक्रेशन होगा या तो कम हो जाएगा, दैट्स व्हाई कॉल्ड द हाइपोथायराइडिज्म, इसलिए इसको हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। हाइपोथायराइडिज्म अगर किसी एडल्ट में होता है उसको कहते हैं मैक्सिडीमा, ये मैंने अलग से ऐड कर दिया है। और जिनको चाइल्ड बर्थ के दौरान होता है उसको क्रिटिनिज्म कहते हैं। सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, क्या क्या सिम्टम्स होता है? डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, चयापचय, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मेटाबॉलिज्म को, जो भोजन पचने के बाद जो बॉडी में लगता है चयापचय, वो डिक्रीज हो जाता है। द स्लोइंग द मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, मेंटल भी बहुत कम, वीक हो जाना, कॉन्स्टिपेशन होना। उसमें क्या था हाइपर में? डायरिया, जस्ट रिवर्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, है ना, इसमें जल्दी नहीं होगा। स्लोइंग द मूवमेंट, बॉल मूवमेंट्स
जो होते हैं वो कम हो जाता है, मसल पेन होगा, डिफनेस कम सुनाई देता है, वेट गेन, हाइपोथायराइडिज्म में ज्यादा वेट गेन, मोटापा जल्दी आना शुरू होता है, डिस्पाइट पारापेप्टाइड, ड्राई स्किन, बॉडी में स्किन सूखापन, हेयर डिसऑर्डर डिसऑर्डर मेंस्ट्रुअल एंड टारगेट फुलनेस होना शुरू हो जाता है। इसमें द ऑनसेट ऑफ द डिजीज इज ग्रेजुअल एंड ऑफन मिस्टेकन फॉर द एजिंग अलोन, लाइटनेस, डलनेस, एपैथी, वही सेम वैसी चीजें हैं, रिपीट है। Mark that the patient does not care for herself or even want treatment have been the persuaded by family or friends to seek medical assistance। मेन आप इसके सिम्टम्स जो है हमने बताया ऊपर का वो याद रखिएगा। हाइपोथायराइडिज्म में हाँ, एक मेडिकल मैनेजमेंट में लीवोथायरॉक्सिन या लीवोटीप देते हैं और या तो सिंथ्रोइड देते हैं। कई बार क्या होता है मैं आपको बताऊं, अगर ज्यादा अगर मेडिकेशन पे भी चले जाएंगे ना, अगर किन्हीं को हाइपोथायराइडिज्म है, ज्यादा आपने मेडिसिन ले लिया तो हाइपर में भी कन्वर्ट हो जाता है, समटाइम्स इट माइट बी पॉसिबल। अगर किसी को हाइपर है तो वो क्या करेगा, उसको कम करने के लिए अगर हाइपो है तो T3 T4 को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो मेडिसिन लेगा। तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, कम हो, ये जो TSH मेंटेन होने के जगह पे उल्टा क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। इसलिए मेडिकेशन पे भी ज्यादातर प्रॉपर ध्यान से लेना चाहिए। हाइपर करने गए थे, मतलब मेंटेन करने गए थे, हाइपर हो गया हाइपो की जगह, उल्टा भी हो सकता है, तो याद रखना इस चीज को। और हाइपरथायराइडिज्म में TSH कम होता है तो T3 T4 बढ़ जाएगा, ये हमेशा से ही है, याद रखना, रिवर्स रहता है प्रोसेस। TSH बढ़ेगा तो T3 T4 कम हो जाएगा, TSH कम होगा तो T3 T4 बढ़ जाएगा। T3 को कहते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 कहते हैं थायरॉक्सिन। कुछ सिम्टम्स यहाँ पे अलग से मैंने लिख दिए हैं। हाइपोथायराइडिज्म में ड्राई हेयर लॉस होगा हाइपर में, कॉफी फेस होगा, इसमें बल्जिंग आई होगा, स्लो हार्ट होगा, इसमें फास्ट हार्ट होगा हाइपर में, वेट गेन होता है हाइपो में तो इसमें वेट लॉस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा तो इसमें डायरिया या फिर होगा, इरेगुलर गैस लिखा हुआ है, डायरिया से आप समझ सकते हैं। ब्रिटल होगा, भंगुर होगा, नेल्स टूटना, इसमें सॉफ्ट नेल होगा, अर्थराइटिस होगा, अर्थराइटिस होगा इसमें, और इसमें स्लीपिंग डिसफंक्शंस, जल्दी से नींद नहीं आना, बेचैनी होनी, ठीक है, रेस्टलेस कंडीशन होता है ये, ठीक है। ड्राई स्किन, डिप्रेशन, इसमें एंजाइटी है, इरिटेबिलिटी है, कुछ कुछ चीजें अलग से है। मेमोरी लॉस होगा, अब फैटिग्स होंगे, मसल वीक होगा। मेमोरी लॉस होगा तो ये मत समझना कि इसमें मेमोरी तेज हो जाएगा, मेमोरी गेन ऐसा कुछ नहीं है ना। हैवी मेंसेस इसमें आएगा, इसमें लेस पीरियड आएगा, कम होगा, पीरियड्स इरेगुलर होगा, मसल पेन होगा। यौगिक मैनेजमेंट में आप क्या देंगे, प्रॉपर विशुद्धि अब एक बात बताओ, कहाँ पे होता है थायराइड, यहाँ कौन से चक्र हैं, विशुद्धि कंठ में चक्र है ना, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र, ऐसे वाले एक्सरसाइज करना है जहां पे आपकी ये चक्र जो है मेंटेन रहे, वहां से जो हार्मोन का सिग्नल है वो मेंटेन रहे, चक्र को इनलाइट करने का कोशिश करना है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज हैं, जैसे सर्वांगासन हो गया, भुजंगासन हो गया, विपरीत उष्ट्रासन हो गया, कई सारे यौगिक ऐसे प्रैक्टिस है, हलासन हो गया, मत्स्य आसन है, इट्स वेरी गुड, विपरीत करनी है, सर्वांगासन है, पद्म सर्वांग है। इस तरह के आसन करना है जहां पे आपकी गर्दन, ये नेक वाले रीजन पे ज्यादातर प्रेशर पड़े, ठीक है। ओवर इफ, लेकिन ज्यादा भी नहीं, आपको देखना है कंडीशंस पर मेंटेन। अदर इफेक्टिव आसना, सूर्य नमस्कार इज वेरी गुड, पवन मुक्त आसन, योग मुद्रा, सुप्त वज्रासन एंड ऑल बैक बेंडिंग आसन इज आल्सो गुड। सिम गर्जासन, गर्दन करते हैं वो भी बहुत अच्छा है। पवन मुक्त आसन इज अ वेरी पावरफुल एट द इनिशियल स्टेज। उज्जाई इज अ वेरी गुड। नारी शोधन इज यूजफुल इन द रीबैलेंसिंग द मेटाबॉलिज्म, आपका जो मेटाबॉलिज्म जो है वो वीक है
उसको बैलेंस करने का काम नाड़ी शोधन करता है। एंड देन बैलेंसिंग द ईरा एंड पिगला नाड़ी, शीतली शीतकारी कूलिंग प्राणायाम की आर वैल्यूएबल इन द हाइपरथायरॉयडिज्म। याद रखना, हाइपो में नहीं, हाइपो में तो आप भ्रस्तिका या फिर सूर्य भेदी कीजिए, ठीक है, इसमें कूलिंग प्राणायाम करना है हाइपर में, और हाइपो में जस्ट रिवर्स करना है। ठीक है, रीजन आपको ऑलरेडी इसका पता होगा, इसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है ना, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हार्ट रेट तेज हो जाता है, और हाइपो में स्लो डाउन होता है। इसीलिए शीतली शीतकारी से गुड। जालंधर बंद कीजिए, लॉक करते ना, चिल लॉक करते से वेरी इट्स आल्सो गुड। ओके, दिस ऑल अबाउट द थायराइडिज्म। क्लियर है, समझ में आया? किसी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, अलवी जी बताइए, कुछ पूछ रहे थे। अच्छा, वो लेफ्ट कर गया। ठीक है, ऑल गुड, समझ में आ गया ना सबको? सर एक बार हाइपर और हाइपो का बताना। हार्ट रेट हाइपो में तो स्लो डाउन हो जाता है और हाइपर में बढ़ जाता है, हाइपर यही है बढ़ ना? जाएगा, ठीक है। रेस्टलेस कंडीशन आता है उस टाइम पे, रिवर्स हो जाता है, हाइपो का जस्ट रिवर्स है हाइपर। ठीक है, हाइपर में डायरिया होगा, बॉल मूवमेंट्स, फ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट्स आएगा, बार बार आपको स्टूल के लिए जाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, हाइपो में कॉन्स्टिपेशन होगा, नहीं आएगा, वॉशरूम आपको लगेगा दिक्कत आ रही है, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, जस्ट रिवर्स होता है तो, है ना? और किसी कोई प्रश्न है? इसको आपको पढ़ के आना। हाँ जी, अलवी जी बताइए, कुछ पूछ रहे हैं।